स्टॉप करके स्टॉप कर। चलिए सर यहाँ देखें, स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले अगर हम टैक्स के हवाले से ये सवाल पूछे कि वाई टैक्स, मतलब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? एक गवर्नमेंट पाकिस्तान में या दुनिया भर में टैक्स लगा रही है तो क्यों लगा रही है? इनकम इक्वालिटी के लिए। कोई और बात? सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करना। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट क्यों करना है? ताकि गवर्नमेंट के डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर्स हो सके। डिफेंस पे खर्चा करना है, लोन की रीपेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे खर्चा करना है, अपने लिए करप्शन करनी है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट को करने होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंग्लैंड की हो, बांग्लादेश की हो, यूएस की हो। दुनिया में जितनी कंट्रीज है, हर कंट्रीज को पैसों की जरूरत है अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए। हमें डिफेंस को भी बजट देना है, हमें एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना है, हमें हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना है, हमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे भी खर्चा करना है, हमें डिफरेंट तरह के खर्चे करने होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है, दैट इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करूं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या सिर्फ टैक्स से ही आता है या और भी कोई सोर्स हो सकती है? और कोई जवाब? सर फाइन्स वगैरह। यस, गवर्नमेंट के रेवेन्यू दो सोर्सेस से होते हैं। एक कहलाया जाता है टैक्स रेवेन्यू, एक कहलाया जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये तो बात आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, तो फिर पता क्यों नहीं हमें? गवर्नमेंट के रेवेन्यू दो ही सोर्सेज से आते हैं, या तो टैक्स रेवेन्यू होगा या नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। टैक्स रेवेन्यू में हमारी या दुनिया की किसी भी कंट्री में जितनी भी तरह के टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, सारी तरह के टैक्स से आने वाला रेवेन्यू यहाँ पार्क होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ सकता है? सर जैसा कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की फीस और फाइन्स कलेक्ट कर रही होती है। बहुत सारे पार्क्स हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो वहां जो फी कलेक्ट होती है। बहुत सारा पार्किंग एरिया जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो वहां से जो फाइन या फीस कलेक्ट होती है। डिफरेंट तरह के आप लोगों के रोड पे चालान कट रहे होते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट भी करती है, तो उस कंपनी से भी डिविडेंड की फॉर्म में या कैपिटल गेन की फॉर्म में रिटर्न आ रहा हो। तो सारा का सारा टैक्स से आने वाला रेवेन्यू एक जगह पार्क होता है, और कुछ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू ऐसा होता है जो कि हमारा, फॉर एग्जांपल टोल टैक्सेस, कि जब आप हाईवे यूज करते हो तो आप टोल प्लाजा के ऊपर टोल दे रहे होते हो, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू या तो टैक्स से आ रहा होगा या नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा होगा। इसका क्वांटम प्रैक्टिकली कम होता है, मेजर रिकवरी टैक्स रेवेन्यू से हो रही होती है। अब अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो पाकिस्तान में अराउंड 46 to 47 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। पाकिस्तान में कोई 46-47 किस्म के अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। प्रोमिनेंट तो 5-10 ही हैं जिनके हमने नाम सुने हैं। हमने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। आजकल आप लोगों को न्यूज में बड़ा सुनने को मिलेगा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपको सेल्स टैक्स का नाम मिलने को मिल रहा होगा। आपको हो सकता है पेट्रोलियम लेवी का नाम पता हो, आपको हो सकता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नाम पता हो, आपको हो सकता है कस्टम ड्यूटी का नाम पता हो। तो ये कुछ 5-6-7 टैक्सेस ऐसे हैं जो बड़े वेल नोन है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो पाकिस्तान में इन टोटल कोई 46 से 47 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस और लेवीज लग रहे होते हैं, जिनके इतने कॉमन नहीं है लेकिन कॉर्पोरेट स्टेज पे आपको मालूम होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझते हैं? एक लफ्ज आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कभी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या ये जुमला वर्ड सुना है कभी? इसका मतलब क्या समझ आता है इसको देख वर्ड से? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की आसानियां। तो एग्जैक्टली इंटरनेशनली दुनिया के जितने कंट्रीज है ना, उनकी एक लिस्टिंग होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, कि भाई किस मुल्क में बिजनेस करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जो कंट्री नंबर 1 पे होगी, यानी कि यहाँ बिजनेस करना सबसे आसान है, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है।
पाकिस्तान का इसमें नंबर आता है कोई 121वें नंबर। यानी पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना मुश्किल है। और किसी भी कंट्री में बिजनेस करना मुश्किल या आसान बनता कैसे है सर? वहां की लीगल, कॉर्पोरेट और टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज की वजह से, कि वहां का लीगल इन्वायरमेंट कितना मुश्किल है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट कितना मुश्किल है, वहां पे कितनी कॉर्पोरेट रेगुलेशंस हैं, वहां पे कितनी तरह के टैक्सेस हैं। तो ये इतने सारे टैक्सेस होने की वजह से, और ओवरऑल एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से पाकिस्तान को कोई नंबर 120 121 पे आता है। लेकिन एक तरफ स्विट्जरलैंड भी है जो नंबर 1 पे आती है, जहां पे बिजनेस करने, यानी आप कंपनी बनाना चाहो तो आप 2 घंटे के अंदर कंपनी बना सकते हो स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान में शायद कंपनी बनाने में आपको 2-3 हफ्ते लग जाए। तो इन मल्टीपल टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली 120 121 के करीब करीब। अब हम बात करें टैक्सेस की, तो टैक्सेस की भी क्लासिफिकेशन होती है, आपने पढ़ी होगी। ये एक ही बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ के आया, बाकी लोग क्या करके आए हैं? इको तो एग्जाम भी होना होता है ना, अब ये हो जाता है, ए लेवल्स की बेसिस पे हो जाता है ना शायद। तो ए लेवल में तो पढ़ा होगा ना सर। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इन दोनों में फर्क पता है मैं? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लगता है, और इनडायरेक्ट ये तो एग्जांपल है, मुझे डेफिनेशन या मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं 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 सर, बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया इन्होंने कि अगर एक टैक्स जिसका बर्डन एंड पेमेंट सेम पर्सन के ऊपर है, एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन और पेमेंट सेम पर्सन के ऊपर है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन ऑन वन पर्सन बट पेमेंट बाय अनदर पर्सन, तो ये कहलाया जाएगा इनकम टैक्स। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ज़कात इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि मेरी वेल्थ पे मुझे ज़कात पे करना है, और उसका बोझ या उसका बर्डन वो भी किसके सर पे है? मेरी सर पे। सर इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम है अगर, तो इस इनकम के ऊपर जो टैक्स की पेमेंट है ना, वो मुझे करनी है, और इसका अल्टीमेट बर्डन भी किसके ऊपर होगा? सर मेरे ही सर पे होगा। तो ये इनकम टैक्स और ज़कात डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। इसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं सेल्स टैक्स की, तो सेल्स टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स आपकी इकोनॉमी का जो सप्लाई चेन मेंबर है, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सप्लाई चेन मेंबर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन इसका बर्डन अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर पे पास कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मुर्तुजा कायद की इनकम है, तो मुर्तुजा कायद खुद ही उस पर टैक्स पे भी करेगा, उसका बर्डन भी मेरे सर है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, तो जो मेरा सप्लाई चेन मेंबर है ना, इट कैन बी होलसेलर, इट कैन बी रिटेलर, इट कैन बी मैन्युफैक्चरर, वो गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन वो अपने सर ये बल्ली नहीं लेता, वो अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ओवरऑल अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टैक्सेस की, तो टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट ऑफ बर्डन सेम पर्सन के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऐसा टैक्स जिसका पेमेंट एक बंदा कर रहा है, लेकिन उसका बर्डन अल्टीमेटली किसी और बंदे की तरफ पास ऑन किया जा रहा है। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब हमारे कैफ 2 के लेवल पे एक डायरेक्ट टैक्स हमारे कोर्स का पार्ट है, दैट इज इनकम टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कोर्स का पार्ट है, दैट इज सेल्स टैक्स। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स भी 2 तरह के हैं। एक लगता है गुड्स पे, एक लगता है सर्विसेज पे।
यानी पूरे पाकिस्तान में जब भी गुड्स इंपोर्ट होंगे या गुड्स सेल किए जाएंगे उस पे भी एक सेल्स टैक्स लगता है, और पूरे पाकिस्तान में जब भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उस सर्विसेज के ऊपर भी प्रोविंस सेल्स टैक्स लग रहा होता है। अब पाकिस्तान में कानून इस तरह से है कि इनकम टैक्स का कानून या इनकम टैक्स एक फेडरल लेवी है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी एक फेडरल लेवी है, लेकिन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक प्रोविंशियल लेवी है। अब सर ये प्रोविंशियल लेवी फेडरल लेवी क्या है? सर हमारी कंट्री में 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं। नंबर 1 इज फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 2 इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नंबर 3 इज लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाक। तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की लेवी है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के बकेट है। क्या मतलब? यानी कि इन टैक्सेस की लॉ मेकिंग, इन टैक्सेस की पॉलिसी मेकिंग, इन टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन, इन टैक्सेस से आने वाला पैसा, हर चीज फेडरल गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। इन 40-47 टैक्सेस की मैंने बात की ना, तो इसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि फेडरल टैक्सेस है, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि प्रोविंशियल टैक्सेस है। क्या मतलब है फेडरल टैक्स का, प्रोविंशियल टैक्स का? जो टैक्स फेडरल टैक्स है, जो टैक्स फेडरल लेवी है, इसका मतलब है कि इस लॉ को बनाने का, कानून की बनाने की ताकत, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी रिकवरी से आने वाला पैसा, सारा कुछ वफाक फेडरल के हाथ में जा रहा होगा। लेकिन अगर एक टैक्स प्रोविंशियल टैक्स है, अब यहां पे फेडरल का कोई रोल नहीं है। अगर एक टैक्स प्रोविंशियल टैक्स है तो इसको बनाने का कानून, इसकी पॉलिसी मेकिंग, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रिकवरी से आने वाला पैसा सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों में है। तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा तो उसका पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जब भी गुड्स इंपोर्ट या सप्लाई होंगे तो उस पे एक सेल्स टैक्स लगेगा, और ये सेल्स टैक्स है एक फेडरल लेवी। लेकिन पाकिस्तान में अगर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगेगा वो फेडरल लेवी नहीं है, वो प्रोविंशियल लेवी। लाइक अगर आप सिंध में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इस पे सिंध सेल्स टैक्स लगता है। आप पंजाब में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो इसमें पंजाब सेल्स टैक्स लगता है। आप केपीके में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसमें केपीके का, आप बलूचिस्तान में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसपे बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होगी। लकीली ये हमारे कैफ 2 के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप सीए फाइनल पे आ जाओगे, सीफेप 5 एडवांस टैक्सेशन पे आओगे तो आप इसे भी कवर करोगे। कैफ 2 लेवल पे आपने इनकम टैक्स कवर करना है और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कवर करना है। मैं चाहता हूं इसे कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करो। एक चीज सुनिए, देखा आजा कि तुम पहली क्लास में इतना लेट आ रहे हो। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करनी है पेपर्स की, और प्लानिंग आपकी लास्ट डे पे नहीं बल्कि डे 1 से स्टार्ट हो रही होगी। तो सीए में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात में से एक मुश्किल ये भी आ रही होगी कि तुम जिस भी टीचर से पढ़ोगे तुम्हें पढ़ाएगा बहुत अच्छा, तुम्हें समझ बहुत अच्छा आएगा। तुम जिस किताब से पढ़ोगे वो भी तुम्हें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही होगी। तुम जिस प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे होगे वो भी समझ आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे एग्जाम करीब आ रहे होंगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा फैल रही होंगी। हमने चीजों को फैलाना नहीं है, समराइज करना है, समेटना है। कहने का मतलब ये ऐसा ना हो कि जब तुम पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, एग्जाम से पहले रिवाइज करने बैठो तो एक साथ 3-3 चीजें या 3-3 कॉपी या 3-3 रजिस्टर ओपन किए हुए। कोशिश करें मैं जितनी बातें बोर्ड पे लिखता हूं ना, आप वो चीज अपनी कॉपी में ना लिखें, आप अपनी वो चीज हैंडआउट में लिख दें, ताकि जब तुम रिवाइज करने बैठो तुम्हारे पास एक हैंडी सा हैंडआउट या किताब हो जिसमें टीचर की बातें भी आ रही है, टीचर की नोटिंग्स भी आ रही है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें नहीं हो सकते, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपको अपने रजिस्टर में ही मेंटेन करने होंगे। लेकिन थियोरेटिकली समझाते हुए मैं जितनी नोटिस करवाऊं कोशिश करें उसे अपने हैंडआउट से अपनी बुक में ही लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको 2-2 3-3 किताबें वगैरह एक वक्त में ओपन ना करनी पड़े। तो ये सब जनरल बातें आप अपने हैंडआउट में जगह बना के लिख लें। किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा, व्हाट इज लेवी? लेवी इज सिनोनियम ऑफ टैक्स। लेवी इज सिनोनियम ऑफ टैक्स। आगे बढ़ते हैं सर।
अब पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इसका पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर होता है। और इनकम टैक्स पाकिस्तान में एक फेडरल लेवी है, यानी कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी पॉलिसी मेकिंग, इसकी लॉ मेकिंग, इसकी रिकवरी, इसकी मॉनिटरिंग, सारा कुछ आपकी वफाक फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का कानून एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का कानून एप्लीकेबल है, इसके लिए जो लॉ आप कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और साथ साथ प्रोसीजरल मैटर्स के लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स है, दैट इज 2002। अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स में क्या फर्क है? देखिए, इसको एग्जांपल हम यूं देख सकते हैं कि जैसे बीइंग अ मुस्लिम हम एक मजहब फॉलो करते हैं, दैट इज इस्लाम। अब इस्लाम में आपके पास डिवाइन लॉ है कुरान शरीफ की फॉर्म में, कि कुरान शरीफ में जो बातें लिखी हैं वो बीइंग अ मुस्लिम हम सबके ऊपर बाउंडिंग है, हमने उस लॉ को फॉलो करना है। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं? सर, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम हदीस और सुन्नत को फॉलो कर रहे हो। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक डिवाइन लॉ है आपकी कंट्री में, इनकम टैक्स का कानून, और उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजरल मैटर्स फॉलो करना पड़ेंगे। वो प्रोसीजरल मैटर्स हमारे इनकम टैक्स रूल्स में लिखे हुए होंगे। जिस तरीके से इस्लाम की एप्लीकेशन के लिए एक डिवाइन लॉ है कुरान शरीफ की फॉर्म में, लेकिन उसी एप्लीकेशन के लिए हम हदीस की हेल्प लेते हैं, हम सुन्नत की हेल्प ले रहे होते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक डिवाइन लॉ है टैक्सेशन के मामला के लिए, इनकम टैक्सेशन के मामला के लिए, और इससे रिलेटेड जितने एप्लीकेशन और पॉलिसी और प्रोसीजरल मैटर्स होंगे वो हमें इनकम टैक्स रूल्स में मिल रहे होंगे। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक कानून है जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, आप लोगों ने कवर करना है। इस कानून की या इस किताब की फॉर्मेशन किस तरह से? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कुरान शरीफ की बात करूं तो कुरान शरीफ की किस तरीके से फॉर्मेशन है कि कुरान शरीफ में 30 पारे, 114 सूरत, फिर नंबर ऑफ आयात, नंबर ऑफ रुकू, और इस तरीके से कुरान को पूरा स्ट्रक्चर किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी किस तरीके से है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चैप्टर्स है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शेड्यूल्स है। हर चैप्टर में मल्टीपल पार्ट्स है, हर पार्ट में मल्टीपल सेक्शन है, हर सेक्शन में मल्टीपल सबसेक्शन है, और हर सबसेक्शन में मल्टीपल क्लॉजेस हो सकती हैं। जिस तरीके से कुरान शरीफ की ऑर्गेनाइजेशन या मतलब किस तरीके से कि भाई कुरान शरीफ को 30 पारों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर नंबर ऑफ सूरत, फिर नंबर ऑफ आयत, फिर नंबर ऑफ रुकू, और भी तरीके कार हो सकते। इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो ये कानून है इसमें मल्टीपल चैप्टर्स और शेड्यूल्स, ये दो मेजर चीजें। अब हर चैप्टर में मल्टीपल पार्ट्स, हर पार्ट में मल्टीपल सेक्शंस, हर सबसेक्शन में मल्टीपल सबसेक्शन, और फिर क्लॉजेस। अच्छा, क्लॉजेस के बाद भी सब क्लॉजेस भी आ सकती है। डिफरेंट बातें हम यहाँ कवर कर रहे हैं। शेड्यूल्स की क्या रेलेवेंस है? सर, शेड्यूल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। शेड्यूल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। प्रैक्टिकली आज की तारीख में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ 14 तरह के डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, लेकिन ये 14 के 14 शेड्यूल आपने कवर नहीं करने। आपके कोर्स से रेलेवेंट 3 शेड्यूल्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल, नंबर 2 सेकंड शेड्यूल, नंबर 3 थर्ड शेड्यूल। ये 3 शेड्यूल्स हैं जो कि आपके कोर्स में आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल 14 तरह के शेड्यूल्स हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल का टाइटल है रेट ऑफ टैक्स, यानी पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंट तरह के इनकम्स के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई हो रहा होगा। तो पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हजारों सैकड़ों किस्म की इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो रेट हमें फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा सैलरी कमा रहा है तो उसकी इनकम पे क्या टैक्स रेट होगा वो यहाँ मिलेगा। एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम पे क्या टैक्स रेट होगा वो यहाँ मिलेगा।
एक एओपी की वर्किंग की जा रही है तो एओपी का टैक्स क्या होगा वो यहाँ मिलेगा। एक कंपनी की वर्किंग की जा रही है तो कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा वो यहाँ मिलेगा। बैंकिंग कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा, सुपर टैक्स आप लोगों ने हो सकता है नाम हम सुनाओ रिसेंटली। तो जितनी भी तरह की इनकम के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं वो सारे रेट्स हमें फर्स्ट शेड्यूल में मिल रहे होंगे। सेकंड शेड्यूल टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। इसका नाम है एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। यानी पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर तुम्हें टैक्स पेयर के फायदा ढूंढना है ना, टैक्स पेयर के फायदे की बात ढूंढनी है तो वो बात तुम्हें सेकंड शेड्यूल में मिलेगी। अब जरा वैसे ही सोचो, लॉ मेकर टैक्स पेयर को फायदा देना चाहता है, तो लॉ मेकर टैक्स पेयर को फायदा देना चाहता है तो इसके पॉसिबल वेज या पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सब्सिडीज। और कोई बात, अगर आप लॉ मेकर हो और मैं टैक्स पेयर हूं और आप मुझे टैक्स के थ्रू बेनिफिट देना चाहते हो, ये टैक्स में बेनिफिट देना चाहते हो, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो कि मुझे बेनिफिट हो? सर जबरदस्त बात की, इन्होंने रेट्स कम कर दें। और कोई बात, यहां से किसी ने कुछ कहा था सर रेट्स कम कर दे। और कोई बात, डेट एक्सटेंशंस, ये भी बिल्कुल फायदा है लेकिन ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है। और कोई बात, इनकम एग्जाम कर दे, जबरदस्त बात की इन्होंने। सर एक लॉ मेकर को टैक्स पेयर को फायदा देना हो ना तो उसके लिए 4 टूल्स अवेलेबल है और इन 4 टूल्स को 4 पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। देखो, अगर मैं लॉ मेकर हूं और मैं तुम्हें फायदा देना चाहता हूं, टैक्स में फायदा देना चाहता हूं, तो मेरे पास 4 तरीके हैं। नंबर 1, या तो मैं तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट कर दूं, कि आप तुम्हारी इनकम को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, इस पे टैक्स ही नहीं लगेगा। एक तरीका ये हो सकता है। नंबर 2, या तो मैं तुम्हारे लिए टैक्स रेट्स को कम कर दूं, कि भाई सारी आवाम पे 30% का रेट अप्लाई होगा, इस पे 15% का रेट अप्लाई होगा। नंबर 3, या तो मैं तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दूं, कि भाई लॉ कहते तुम्हारा ये 2 लाख रुपए का टैक्स कैलकुलेट हुआ, हम इसमें से 50,000 रुपए तुम्हें बेनिफिट दे देते, 50,000 रुपए तुम्हें पे नहीं करने। एंड नंबर 4, या फिर मैं आपके ऊपर लॉ के किसी सेक्शन को ही फ्रीज करवा दूं। बीना लॉ मेकर अगर मुझे टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देना होगा टैक्स में, तो मेरे पास 4 टूल्स अवेलेबल हैं। या तो मैं आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर दूं, या मैं आपके लिए टैक्स रेट्स कम कर दूं, या मैं आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दूं, या फिर मैं ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन की एप्लीकेशन ही आपके ऊपर रोक दूं, ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन को आपके ऊपर फ्रीज करवा दूं। इन्हीं 4 टूल्स को देखते हुए सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 का टाइटल है एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। पार्ट 2 का टाइटल है रिडक्शन, ये कॉपी भी करना है साथ साथ, इन टैक्स रेट्स। पार्ट 3 का टाइटल है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। आना है जाना है, कितना लेट आ रहे हैं? एंड पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस। लॉ मेकर को अगर टैक्स पेयर को फायदा देना हो तो उसके 4 टूल हो सकते हैं। या तो उसकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दे, या उसके लिए टैक्स रेट्स को कम कर दें, या उसके लिए टैक्स लायबिलिटी को कम कर दें, या फिर उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी प्रोविजन को फ्रीज करवा दे, नॉन एप्लीकेबल बना दे। इन्हीं 4 टूल्स को देखते हुए सेकंड शेड्यूल के भी 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, पार्ट 3 रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी एंड पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। और थर्ड शेड्यूल आप मेरे साथ कवर करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए। अभी तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो सकता है कि ना पढ़ाओ,
लेकिन हमने स्टिल आईए लेवल पे या अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स की अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और उसकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बातें डिस्कस की होंगी कि भाई हर डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को हम डिफरेंट रेट्स के हिसाब से, डिफरेंट मेथड के हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं। टैक्स में भी डेप्रिसिएशन का एक तरीकेकार है कि हर डिफरेंट तरह के एसेट को डिफरेंट वे और डिफरेंट रेट पे डेप्रिशिएट किया जाएगा। इस चीज के डेप्रिसिएशन के रेट आपको थर्ड शेड्यूल में मिल रहे होंगे। तो इन टोटलिटी तो 14 तरह के शेड्यूल्स हैं, लेकिन हमारे कैप टू रेलेवेंट 3 शेड्यूल्स हैं जो कि हमने कवर करना है। फर्स्ट शेड्यूल इज रेट ऑफ टैक्स, सेकंड शेड्यूल इज एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन एंड थर्ड शेड्यूल इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑर्डिनेंस के ये ऑर्डिनेंस में लिखे। कहाँ जा रहे हैं आप? यस, ये सारी बातें टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए। अब लॉ मेकर बेनिफिट डिफरेंट तरह से दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दी, प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड में डोनेशन दी, तो लॉ मेकर ने पार्ट 1 में लिख दिया कि जो भी आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दी, इससे आप अपनी टोटल इनकम से रिड्यूस कर सकते हो। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, लॉ मेकर ने एक फेवर दे दिया कि भाई अगर आप फला कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए टैक्स रेट 50% से कम हो जाएगा, या जो भी टैक्स रेट है उसका आधा लग रहा होगा। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो भी लायबिलिटी बन रही है उसमें 30% लायबिलिटी हम माफ कर देंगे। तो ये है सारे डिफरेंट बेनिफिट देने के ही तरीके, बस अलग अलग नाम से। पार्ट 4 में क्या है कि पार्ट 4 में मैं आपकी इनकम को एग्जेप्ट नहीं कर रहा, आपके टैक्स रेट्स को कम नहीं कर रहा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर रहा, बल्कि उस सेक्शन की एप्लीकेशन ही आपके सर से हटा देता हूं कि भाई आपके ऊपर ये लॉ का कानून ही अप्लाई नहीं होगा, कानून का ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा। तो डिफरेंट वेज हो सकता है रिलीफ या बेनिफिट में। सर किसी ने बड़ा रेलेवेंट और बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है कि अगर टैक्स लॉ मेकर डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स देता रहेगा तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा? अगर टैक्स का लॉ मेकर डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स देता रहेगा तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा? यस, बिल्कुल कम होगा। इवन जब मैंने सवाल ये बोर्ड स्टार्ट ही किया था ना कि वाई टैक्स, क्यों टैक्स लगाया जाता है, तो इन्होंने ये जवाब दिया था टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। देखिए टैक्स का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन टैक्स कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करे, और बहुत सारी चीजें जो कि टैक्स के थ्रू अचीव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को एक सेक्टर ऑफ बिजनेस को प्रमोट करना हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वहां पे टैक्स कंसेशंस दे दे। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लगाने की तरफ लोगों को जरा इंक्लाइन कर रही है, तो गवर्नमेंट ने रिलीफ किया दिया कि सोलर पैनल वगैरह के ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह को कम कर दो। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रेवेन्यू से कम हो रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी इकोनॉमी के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स को किसी पर्टिकुलर वे में डायरेक्ट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो एक गुड्स होते हैं ना जिससे नुकसान होता है, उसको क्या कहते हैं? डीमेरिट गुड्स, जिसमें सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें आती है। तो डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट इन चीजों की कंजम्पशन को कम करने के लिए क्या करती है, तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा रही होती है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लेकिन अपनी इकोनॉमी में सेक्टर्स को फ्लरिश या डिमोटिवेट करना भी है। किसी सेक्टर को फ्लरिश करना है तो उनको बेनिफिट दिए जा रहे होंगे, किसी सेक्टर को तबाह करना है तो उसके ऊपर ओवरबर्डनिंग की जा रही होगी। नहीं, सोशल को खराब नहीं कर रहे। अगर मैं एक गवर्नमेंट हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे माशरे में लोग सिगरेट ना पिए, क्योंकि सिगरेट पीना ओवरऑल सोसाइटी के लिए खराब चीज है, तो मैंने तो उस पर टैक्स ज्यादा लगा के 2 ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि लोगों को पहले तो रोका कि भाई ये नशा ना करो, फिर ये भी कि जो फिर भी कर रहे नशा, इतने पैसे वाले हैं तो वो मुझे पैसे भी दे दे। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें चैनलाइज कर रही होती है।
कैसे? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तान में अभी भी जो ये सिगरेट्स हैं दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ती है। वैसे तो पाकिस्तान में सिगरेट्स के ऊपर कोई 65% का टैक्स है। अगर आप एक सिगरेट खरीदते हो 100 रुपए की, सॉरी 10 रुपए की, तो उसमें से 6 रुपए गवर्नमेंट को जा रहे होते, 40 रुपए टोबैको कंपनी को जा रहे हो। स्टिल ये सिगरेट जो है ये पाकिस्तान में दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले काफी सस्ती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक लेवल से ज्यादा सिगरेट के ऊपर टैक्सेस लगा देती है ना, तो फिर एक वक्त ये आएगा कि लोग अनऑफिशियल वे में स्मगलिंग करके सिगरेट किसी परचेस करेंगे। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को बैलेंस मेंटेन करना होता है कि किसी चीज पे इतना टैक्स या इतना ओवर बर्डनिंग ना करते कि वो इदारे ही बैठ के करप्शन या क्राइम्स वगैरह में चले जाए। तो गवर्नमेंट एक बैलेंस मेंटेन कर रही है। आपको कोई सवाल था? कोई यहाँ से सवाल पूछ रहा था? बढ़े आगे। अपने पास अगर आप चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 पढ़ाएंगे, पार्ट 1 में तो जनरल जनरल बातें की थी हमने, पार्ट 2 पढ़ाएंगे तो पार्ट 2 में 3-4 स्लाइड्स के बाद आएंगे तो आपके पास एक स्लाइड आ रही होगी चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 मिल गया सबको? देखें, मैंने टैक्सेशन के जितने भी बैचेस कंडक्ट किए, सीए फाइनल लेवल पे कोई 15-16 बैचेस हो गए, कैफ लेवल पे कोई 5वां-6वां बैच कंडक्ट हो रहा है। मैं हमेशा अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस कंटेंट का जो स्टार्ट लेता हूं ना, वो इस चार्जिंग सेक्शन से लेता हूं, दैट इज सेक्शन 4। और चार्जिंग सेक्शन के बाद एक हम आज की क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक फॉर्मेट कवर करेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। अब पहली क्लास में या इनकम टैक्स के कोर्स को चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करने की क्या वजह या क्या रेलेवेंस है? चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या इनकम टैक्स लॉ में या किसी भी टैक्स लॉ में सबसे अहम रोल प्ले करता है। यानी कि यूं कह लो कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ सेक्शन है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, सबसे ऑथोरिटेटिव सेक्शन है ना, वो है चार्जिंग सेक्शन। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, सेल्स टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 3। डिफरेंट तरह के टैक्स कानून में कोई ना कोई एक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया गया होगा। अब चार्जिंग सेक्शन यूं कह लो कि पूरे टैक्स लॉ का दिल है, पूरे टैक्स लॉ का कर्ब है, जो कि पूरे ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शन को ये अथॉरिटी, ये पावर दे रहा है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। इस चार्जिंग सेक्शन की रेलेवेंस, चार्जिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वो वाहिद सेक्शन है जो पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस को ये पावर देगा, ये अथॉरिटी देगा कि वो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर डिफरेंट तरह का टैक्स इंपोज कर सके। हमारे सामने बड़ी सिंपल सी वर्डिंग्स लिखी है चार्जिंग सेक्शन की। ये चार्जिंग सेक्शन की एक्चुअल लीगल वर्डिंग्स नहीं है, ये चार्जिंग सेक्शन की समराइज्ड वर्डिंग्स मैंने आपके सामने लिखी है, जो कि कहता है टैक्स शैल बी इंपोज्ड ऑन एवरी पर्सन having income for the year. Tax shall be imposed on every person having income for the year. अब बजाहिर तो ये बड़ी सिंपल सी वर्डिंग है कि भाई हर वो बंदा जिसकी एक साल में इनकम हो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, हर वो बंदा जिसकी इनकम हो एक साल में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो बजाहिर तो बड़ी सिंपल सी वर्डिंग है, लेकिन अगर आप इस सिंपल सी वर्डिंग का पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलकर आपके सामने आएंगी। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलकर आपके सामने आएंगी। नंबर 1, व्हाट इज टैक्स? कि आखिर इनकम टैक्स की नजर में टैक्स कहते किसको है? नंबर 2, व्हाट इज इनकम? कि आखिर इनकम टैक्स की नजर में इनकम का क्या मतलब है? नंबर 3, पर्सन, व्हाट इज पर्सन? कि लॉ मेकर की नजर में पर्सन कौन लोग हैं? एंड नंबर 4, ईयर, कि लॉ मेकर की नजर में ईयर का क्या कॉन्सेप्ट? तो जब तक इन 4 बेसिक टर्म्स को हम डिटेल में कवर नहीं कर लेंगे, हम अपने इनकम टैक्स के कोर्स को आगे लेके नहीं चल सकते। अगली जो हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी, इन 2 से 3 क्लासेस में सिर्फ हम इन 4 टर्म्स को ही समझ रहे होंगे कि डेफिनेशन ऑफ टैक्स क्या है, इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सन कौन कौन है और टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। इन 4 बेसिक टर्म्स को जब तक मैं कवर नहीं कर लूंगा, मैं अपने चार्जिंग के मजीद मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर नहीं बढ़ सकूंगा। चार्जिंग सेक्शन की रेलेवेंस क्या बताई मैंने कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई 250-300 सेक्शंस हैं, लेकिन चार्जिंग सेक्शन की अथॉरिटी, चार्जिंग सेक्शन की रेलेवेंस इतनी ज्यादा इस वजह से है
कि ये वो वाहिद सेक्शन है जो पूरे ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर देता है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। हमारे पास चार्जिंग सेक्शन की सिंपल सी वर्डिंग्स क्या है? टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द ईयर। कि भाई सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हु इज योर रेलेवेंट पर्सन। इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी एओपी, इट कैन बी कंपनी और इट कैन बी समथिंग एल्स। फिर इनकम को डिफाइन करेंगे कि आखिर लॉ की नजर में इनकम क्या है। भाई अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे अपने ससुर से गिफ्ट में 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या ये मेरी इनकम है? मुझे अपने वालिद से लोन के तौर पे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या ये मेरी इनकम है? मैं आईक्यू से बिजनेस करके इनकम कमा रहा हूं तो क्या मेरी इनकम है? तो इनकम की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना समझना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद ईयर, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट तो देखा ही है, जो जनरली जैन टू दिसंबर या जुलाई टू जून होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि टैक्स में भी ईयर का कॉन्सेप्ट वही हो जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा है। यहाँ हम 3 तरह के टैक्सेस का नाम लेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और फिर लास्ट टैक्स की डेफिनेशन की आखिर इनकम टैक्स लॉ की नजर में टैक्स कहा किसको जाता है। तो अगले 2, 2.5, 3 क्लासेस हमारी इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स को समझने पे निकलेगी। लेकिन अगेन इन 4 कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू मैं आपको देना चाहता हूं। अगर हम एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर से बर्ड्स आई व्यू देखें कि यार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या क्या बातें हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे, या अगले 4 महीनों में से 3 महीने हमारा इनकम टैक्स का एरिया कवर होगा, तो ये 3 महीने हमारी क्लासेस में क्या क्या कंटेंट किस सीक्वेंस में कवर हो रहा होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अगर आप अपने इन्हीं स्लाइड्स में आगे आए तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके लास्ट में आपके पास एक स्लाइड आ रही होगी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की एक स्लाइड आ रही होगी, मिल गया हमें? सर इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स गोशवारे, ये लफ्ज हम सबने सुना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न का लफ्ज सुना हमने? हाँ ना सर, इनकम टैक्स रिटर्न तो हमने मल्टीपल टाइम न्यूज में या अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट तरह के लोगों से सुना ही होगा। होता क्या है, पूरे साल जब एक साल खत्म हो जाता है तो साल खत्म होने के बाद हमें कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें हमें अपने पूरे साल की इनकम की कैलकुलेशन, पूरे साल की टैक्स कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करानी पड़ती है। ये जो हम कैलकुलेशन, ये जो हम कंप्यूटेशन जिस फॉर्मेट पे करते हैं ना, उस फॉर्मेट का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। पूरा साल खत्म होने के बाद हर टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि वो पूरे साल अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है कि पूरे साल उसने ये इनकम कमाई, उस पर ये टैक्स लगा, उसमें ये कंसेशन है, और इन दी एंड जो हम ये फाइनल कंप्यूटेशन बनाते हैं ये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न का नाम दे रहे होते हैं। प्रैक्टिकली भी ये इनकम टैक्स रिटर्न की रेलेवेंस बहुत है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि इनकम टैक्स की वेटेज आपके एग्जाम में कितनी है, कोई 60 से 75 मार्क की। इस 60 से 75 मार्क में 35 से 40 मार्क के इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये जो 35 से 40 मार्क के इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल आएंगे ना आपके एग्जाम में, वो इसी फॉर्मेट पे टेस्ट किए जा रहे होंगे। यानी हमें इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करनी होगी किसी इंडिविजुअल की या किसी ओपी की, उसका जो फॉर्मेट है वो हम आज की है पहली क्लास में डिस्कस करने लगे। और इस फॉर्मेट की एक और रेलेवेंस ये है कि ये फॉर्मेट तुम्हें पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू देगा। अगले 3 महीने तक हमारा इनकम टैक्स का ये कंटेंट किस सीक्वेंस में, किस डायरेक्शन में, किस तरह से हमारा ये कोर्स आगे बढ़ रहा होगा, ये सारी बातें तुम्हें इस फॉर्मेट में या यूं कह लो कि इस इंडेक्स में देखने को मिल रही होगी। अब अगर हम इस इंडेक्स को देखें तो सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम के नाम लिखें। मैं टर्म क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, हेड्स ऑफ इनकम। ये जो टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूं ये सारी लीगल टर्म्स के साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे सामने 5 हेड्स ऑफ इनकम के नाम लिखें। सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो मैं दिखा रहा हूं बस वही देखें, अभी आगे पीछे ना देखें। सैलरी, कैपिटल गेन, सबको मिल गया? कौन सा पेज है? 22। सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम का नाम आ रहा है, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब करना क्या है कि पूरे साल हम जितनी भी इनकम कमाएंगे ना, उन 5 इनकम को उन सारी इनकम्स को इन 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई कर देंगे। या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा,
या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। और ये 5 नाम आपके कोर्स के 5 चैप्टर्स के नाम है। लाइक सैलरी का अलग चैप्टर है जिसमें हमारी कोई 5 से 6 क्लासेस लगेंगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग चैप्टर है जिसमें हम कोई 3 से 4 क्लासेस लगाएंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हमारी कोई 8-10 क्लासेस लग रही होंगी। तो इन 5-5, 6-6, 10-10 क्लासेस में हम इन 5 हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सैलरी क्या होता है, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कैपिटल गेन क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि पूरे साल तुमने जो भी इनकम अर्न की उसे तुम 5 में से किसी एक हेड में एज पर लॉ हमारी मर्जी से नहीं, एज पर लॉ इन 5 में से किसी एक हेड में उसमें क्लासिफाई कर रहे होंगे। या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। अब 5 हेड्स की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। जब हम एक हेड की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हम किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इनकम कैलकुलेट करते वक्त 2 चीजें आपको नजर आएंगी। नंबर 1, अमाउंट चार्जेबल। नंबर 2, अलाउबल डिडक्शंस। अब ये थोड़े वर्ड्स हमें एलियन लग रहे होंगे पहली क्लास के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा इन सारी टर्म्स को मेरे से इतनी बार सुनोगे कि तुम वक्त के साथ साथ फैमिलियर होना शुरू हो जाओ। हर हेड की चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, हर हेड की इनकम जब कैलकुलेट होगी तो हर हेड ऑफ इनकम में ये 2 बातें आ रही होंगी। नंबर 1, अमाउंट चार्जेबल। नंबर 2, अलाउबल डिडक्शन। अब अमाउंट चार्जेबल क्या है? सर अमाउंट चार्जेबल का मतलब है कि उस रेलेवेंट हेड में कौन सी इनकम को टैक्स करवाना है, उस रेलेवेंट हेड में कौन सी इनकम को टैक्स करवाना है। और अलाउबल डिडक्शंस क्या है कि उस रेलेवेंट इनकम के अगेंस्ट आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस से एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत है। फॉर एग्जांपल हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हैं आईक्यू की। तो आईक्यू के अमाउंट चार्जेबल में क्या आएगा? सर आईक्यू के अमाउंट चार्जेबल में फीस आ रहा होगा, रेवेन्यू आ रहा होगा। यानी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने अपने बच्चों से जो फीस कलेक्ट की, अपने बच्चों को जो किताबें बेच के रेवेन्यू कलेक्ट किया, वो सारी आईक्यू की इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगी। लेकिन इस फीस को कलेक्ट करने के लिए मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी तो होंगे। मैंने रेंट दिया होगा, मैंने सैलरी दी होगी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया होगा, मैंने 10,000 तरह के खर्चे किए होंगे। तो हर हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट होगी कि जो जो उस रेलेवेंट हेड की इनकम है उसे हम नाम देंगे अमाउंट चार्जेबल का। उस इनकम के अगेंस्ट हमें जिन जिन एक्सपेंसेस, जिन जिन एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत दी जा रही है उसे हम नाम देंगे अलाउबल डिडक्शंस का। तो हर हेड में, सैलरी में, कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, हर हेड में इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा अमाउंट चार्जेबल लेस अलाउबल डिडक्शन, अमाउंट चार्जेबल लेस अलाउबल डिडक्शन। यानी हर हेड में टैक्स होने वाली इनकम और हर हेड की इनकम से हम माइनस करेंगे उस हेड के रेलेवेंट एक्सपेंसेस को, जिसको लीगली कहा जाता है अलाउबल डिडक्शंस। क्या ये बात समझ आती है हमें? वापस से आते हैं अपने फॉर्मेट पे। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने पूरे साल में जो भी इनकम कमाई उसको हमने 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई कर दिया। या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद एक और चीज इसमें ऐड होगी जिसको नाम दिया जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम। एक और चीज इसमें ऐड होगी जिसको नाम दिया जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम। सर एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? कुछ इनकम ऐसी है जिसके ऊपर लॉ ने टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई, जिसके ऊपर लॉ मेकर ने टैक्स माफ किया हुआ है। किसी को कोई एग्जांपल पता है इसकी? एग्रीकल्चर इनकम जबरदस्त। अगर पाकिस्तान में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, पाकिस्तान में अगर आप खेती बाड़ी करके इनकम कमाते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम लॉ के तहत एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा होता है। और यही रीजन है, यही वन ऑफ द रीजन है कि आपके जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो सारे एग्रीकल्चर इनकम ही अर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली उन्होंने ही इनकम कमाई, उन्होंने कानून बनाया कि उन्होंने अपनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं रखा है। तो कुछ, ये तो एक एग्जांपल दी ना उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम की, ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जो कि लॉ में एग्जेम्प्ट है। तो पहले हमने वो 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसमें सेपरेटली ऐड किया एग्जेम्प्ट इनकम।
एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब है वो इनकम जिसके ऊपर लॉ मेकर ने टैक्स नहीं लगाया है। अब अगेन ये जो मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं ये मैं लेमैन या कॉमन डिक्शनरी टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये सारे लीगल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं। 5 हेड्स की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, 5 हेड्स की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम का टोटल कहलाया जाएगा टोटल इनकम। 5 हेड्स की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम का टोटल कहलाया जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम को लॉ मेकर ने डिफाइन किया है, टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। कोई रॉकेट साइंस डेफिनेशन नहीं, टोटल इनकम की डेफिनेशन क्या है? टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब टोटल इनकम तक पहुंच गए। अब तीन चीजें आपकी टोटल इनकम से माइनस होंगी। तीन चीजें आपकी टोटल इनकम से माइनस होंगी। सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम, सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम। सर क्या ये वही एग्जेम्प्ट इनकम है जो अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था? यस। क्या ये वही इनकम है जो अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था? यस। तो सर जब लेस ही करना था तो ऐड क्यों किया था? इस वजह से कि टोटल इनकम कैलकुलेट कर सके, इस वजह से कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स लॉ दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का पर्पस अचीव हो सके। जैसा मैंने कहा ना कि भाई टैक्स को कलेक्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। एक ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स को एक वे में डायरेक्ट कर सके। इसी तरीके से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। यानी गवर्नमेंट ये कह रही है भाई तुम एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहे हो, कमाओ, हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम हमें बता तो दो कितना एग्जेम्प्ट कमा रहे हो। अगर एक बंदा खेती बाड़ी करके इनकम कमा रहा है, वो कमाए, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम मुझे बता तो सकते हो ना कि तुमने पूरे साल में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एग्रीकल्चर से कमाए हैं। क्यों? ताकि इकोनॉमी का जीडीपी साइज प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया जा सके, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो सके। तो पहले हमने क्या करा? 5 हेड्स ऑफ इनकम ली, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स की इनकम में ऐड किया एग्जेम्प्ट इनकम को, तो हमारे पास क्या बना? टोटल इनकम। हमारे पास क्या बना? टोटल इनकम। अब टोटल इनकम से तीन चीजें माइनस होंगी। नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। क्या ये नाम सुना लग रहा है? कहीं कहां पे सुना है हमने? सर अभी आज ही की क्लास में सुना है। मैंने आपसे कहा था ना कि टोटल 14 तरह के शेड्यूल्स में से 3 शेड्यूल आपके कोर्स का पार्ट है। फर्स्ट शेड्यूल रेट ऑफ टैक्स, सेकंड शेड्यूल कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस, ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। और टैक्स पेयर आपको फायदा कैसे दे सकता है? सर टैक्स पेयर आपको फायदा दे सकता है, पहला तरीका यह है कि आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट करके। तो जो चीजें हम यहां कवर करेंगे वो हम अपनी टोटल इनकम से सेकंड नंबर पे माइनस कर रहे होंगे। जो चीजें हम पार्ट 1 के सेकंड शेड्यूल में कवर करेंगे वो हम अपनी टोटल इनकम से माइनस कर रहे होंगे। देखो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जिस तरीके से मैं सारा फॉर्मेट या ये सारी टर्मिनोलॉजीज इतनी तेजी से बोलता जा रहा हूं, आप लोग भी इतना ही कैलिबर रखते हो। अभी नहीं, लेकिन 3, 4, 5 क्लासेस के बाद ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों की जबान पे इंशाल्लाह रट जाएगी। जी सर सवाल समझ आया मैं इसका? इसने सवाल ही पूछा है कि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है और आप एक एग्जेम्प्ट इनकम अलग से भी लिख रहे हो, तो ये डबलिंग नहीं हो गई? किसी को सवाल समझ आ रहा है? जवाब तो मैं दूंगा कि इनका सवाल क्या है कि आपने एग्जेम्प्ट इनकम ऐड किया, फिर उसे लेस किया, फिर आप डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल दोबारा से माइनस कर रहे हो, जबकि डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल भी क्या है? एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। तो ये एक ही बात 2 दफा नहीं हो गई? सर ये एक ही बात 2 दफा नहीं हुई है। यहां देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें जब हम बात करते हैं ना एग्जेम्पशन ऑफ इनकम की, तो एग्जेम्पशन ऑफ इनकम डिफरेंट सेक्शंस में गिवन हो सकता है। एग्जेम्पशन ऑफ इनकम सेकंड शेड्यूल के
पार्ट 1 में गिवन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, ये बात लिखी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 41 में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 41 में लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो ये एग्जेम्प्ट है। लॉ मेकर ने इसकी प्लेसमेंट कहां की है? एग्रीकल्चर इनकम के सेक्शन 41। लेकिन कुछ इनकम ऐसी है जिनको सेक्शंस के थ्रू एग्जाम नहीं किया गया, बल्कि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉजेस के तहत एग्जाम किया गया। फॉर एग्जांपल एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो आपकी इनकम 10 साल तक एग्जाम्प्ट है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गवर्नमेंट के कुछ एरियाज होते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो तो वहां से जो आप इनकम कमाओगे उस पर 10 साल की ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है। अब ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में फर्क सिर्फ उनकी प्लेसमेंट का है। कुछ इनकम लॉ ने सेक्शंस के तहत एग्जाम्प्ट की हुई है, कुछ इनकम लॉ मेकर ने सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के तहत एग्जाम्प्ट की हुई है। और एक और चीज, टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमने 5 ईयर्स ऑफ इनकम ली और उसमें एग्जाम्प्ट इनकम ऐड किया। एग्जाम्प्ट इनकम का मतलब है समथिंग दैट यू आर अर्निंग, लेकिन सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में कुछ चीजें ऐसी भी आ रही हैं जो कि तुम्हारी इनकम ही नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड में डोनेट करते हो तो आप उसको टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरी पिछले साल इनकम थी 50 लाख रुपए, मैंने 2 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड में डोनेट कर दिया, तो गवर्नमेंट मुझे ये कह रही है कि जितना अमाउंट आपने प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड में डोनेट किया आप उसे टोटल इनकम से माइनस कर दो। तो अब ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर है ना, लेकिन लॉ मेकर ने मुझे फायदा क्या दिया कि इसे मैं टोटल इनकम से माइनस कर सकता हूं। तो डुप्लीकेशन नहीं हो रही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनकम है और एग्जेम्प्ट है, तो उसे आपने पहले ऊपर ऐड किया फिर माइनस कर दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनकम ही नहीं है लेकिन आपको माइनस करने की इजाजत है, जैसे प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड में मैंने डोनेशन दी, तो ये इनकम का पार्ट नहीं बन रही होगी लेकिन ये टोटल इनकम से माइनस हो रही होगी। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? सर किसी ने सवाल पूछा है, सुनिएगा, कि अगर आपने 2 लाख रुपए डोनेट किए गवर्नमेंट के फ्लड फंड में और गवर्नमेंट ने उस 2 लाख रुपए को टोटल इनकम से माइनस करवा दिया, तो फिर तो ये डोनेशन रही नहीं ना। मैंने पैसे दिए, गवर्नमेंट ने माइनस करवा दिए, यानी मुझे वापस कर दिए, तो फिर ये तो इनकम रही नहीं। क्या ये बात समझ आती है? मैं इनका सवाल समझ आता है? मैं ये कह रहा है मैंने मुर्तुजा कायद ने 2 लाख रुपए दिए डोनेशन और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न में उसी 2 लाख रुपए को टोटल इनकम से माइनस करने की इजाजत दे दी, तो फिर इफेक्टिवली तो मैंने जितने पैसे दिए गवर्नमेंट ने मुझे उतने पैसे वापस कर दिए। क्या ये समझ आता है? मैं नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट उस 2 लाख रुपए को टोटल इनकम से माइनस करने की इजाजत दी जा रही है ताकि जो आपकी इनकम बाकी बचे उस पर टैक्स लगे। गवर्नमेंट आपको 2 लाख वापस थोड़ी कर रही है, गवर्नमेंट मुझे 2 लाख वापस नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ टोटल इनकम से माइनस इसलिए कर रही है कि 2 लाख को हटाने के बाद जो इनकम रह जाएगी उस पर मुर्तुजा कायद को अल्टीमेटली टैक्स पे करना होगा। कोई चीज ना समझ जी? अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है, मैं इसका जवाब बहुत आगे नहीं लेकिन दूसरी तीसरी क्लास में तुम्हें दे दूंगा। जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे, अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं तुम्हें कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूँ कि किसी भी कानून को या स्पेसिफिकली टैक्स के कानून को पढ़ते वक्त अपने बैकग्राउंड पे क्या रूल्स अपने जहन में रखना है। उसमें से वन ऑफ द रूल है कि रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड, कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सेप्शन इज नॉट, अनलेस टैक्सेबिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड। तो जो आपने ग्रांट की स्पेसिफिक एग्जांपल दी ना, ग्रांट तो हमारी रेवेन्यू रिसीट ही नहीं होती, वो एक कैपिटल रिसीट के अम्ब्रेला में चली जाती है।
यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई बंदा गिफ्ट दे रहा है तो जहन में सवाल आता है कि क्या ये इनकम है, तो आगे जाके मैं सेकंड या थर्ड क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह के मिलने वाले पैसे, इस तरह के मिलने वाले पैसे कहलाए जाते हैं कैपिटल रिसिट, और कैपिटल रिसिट की टैक्सेशन का तरीके का थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा इसको 2-3 क्लास के बाद आपका खुद ही आंसर हो जाएगा। तो फिर एग्जामिशन नहीं होगी। फिर वहां लॉ में अगर ये प्रोवाइड कर सकता है कि जो पिछले साल एग्जामिशन क्लेम की वो भी रिवर्स हो, या वो जो हो गया वो जाने दो, वो लॉ मेकर की मर्जी है। आगे बढ़ते हैं सर, कंपटीशन ऑफ फॉर्मेट, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट बार बार हमने कवर करना है। सबसे पहले हमने क्या करा सर, सबसे पहले हमने ये करा कि हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम में अपनी पूरे साल की इनकम को क्लासिफाई किया, या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं एग्जेम्प्ट इनकम। तो हमारे पास बनता है, क्या बनता है, बुलाएं उसे, टोटल इनकम। 5 हेड्स की इनकम में हमने एग्जेम्प्ट इनकम ऐड किया तो हमारे पास बना टोटल इनकम। अब टोटल इनकम से 3 चीजें माइनस करेंगे। नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ये यूं समझ लो मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले 3 महीनों का इंडेक्स बता रहा हूं कि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो 5 क्लासेस सैलरी पे लगाएंगे, 3 क्लासेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, 4 क्लासेस कैपिटल गेन पे, 10 क्लासेस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, 3 क्लासेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन की चैप्टर के ऊपर 3-4 क्लासेस लग रही होंगी, और इस तरीके से इस सीक्वेंस में हमारा इनकम टैक्स का पूरा कोर्स चल रहा होगा। तो टोटल इनकम से हमें 3 चीजें माइनस करनी है। सबसे पहले हमने माइनस किया एग्जाम्प्ट इनकम, उसके बाद डिडक्शन, सर बोलना है मेरे साथ वरना आदत थोड़ी होगी, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, और तीसरी चीज माइनस होंगी अलाउबल डिडक्टेबल अलाउंसेस। तीसरी चीज माइनस होगी डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या भला है, अगर हम अगली स्लाइड पर आए, अगली से अगली स्लाइड पे, तो हमारे पास कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के नाम से हेडिंग आ रही है और 2 चीजों का डिफरेंस लिखा हुआ है, अलाउबल डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस। मिल गया हमें? सर अलाउबल डिडक्शन का लफ्ज सुना हुआ लग रहा है, कहां सुना था हमने? सर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करना बता रहा था, मैंने कहा था किसी भी हेड में इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, उस हेड की अमाउंट चार्जेबल ली जाएगी, यानी उस हेड में कौन कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है, माइनस उस हेड के रेलेवेंट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जिसे हमने लॉ में अलाउबल डिडक्शन का नाम दिया। तो अलाउबल डिडक्शन एक अलग चिड़िया का नाम है और डिडक्टेबल अलाउंसेस एक अलग चिड़िया का नाम है। अलाउबल डिडक्शन का मतलब है वो चीजें या वो एक्सपेंसेस जो तुम्हारी हेड ऑफ इनकम को कम कर रही है। अलाउबल डिडक्शन का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त एज अ एक्सपेंस माइनस हो रही है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज है सर? डिडक्टेबल अलाउंस वो है जो आपकी टोटल इनकम से माइनस होता है। अलाउबल डिडक्शन, डिडक्टेबल अलाउंस एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है। अलाउबल डिडक्शन वो एक्सपेंसेस है जो रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त माइनस होगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस वो चीजें हैं जो तुम्हारी टोटल इनकम से माइनस हो रही होगी। तो अगर मैं पहला डिफरेंस देखूं तो अलाउबल डिडक्शन में मैंने लिखा है रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम, और डिडक्टेबल अलाउंस में हमने लिखा है रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। थर्ड पॉइंट कवर करें, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर ईच हेड ऑफ इनकम फॉलोइंग आर द डिडक्टेबल अलाउंस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 बताता हूं, पहले रुको। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हर हेड के अलाउबल डिडक्शंस अलग अलग हैं, यानी जब मैं सैलरी कवर करवाऊंगा तो सैलरी की अलाउबल डिडक्शंस अलग होंगी। कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन की डिडक्शंस अलग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस अलग, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक्सपेंसेस। भाई हर हेड में अगर मैं 4-4, 5-5 क्लासेस लगवाऊंगा तो कुछ पढ़ने के लिए होगा ना वहां पे, तो हर हेड में तुम्हें अलग से बताया जाएगा कि सैलरी में तुम इन एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हो, कैपिटल गेन में इन एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये डिडक्शंस हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत दी गई है। तो हर हेड के अलाउबल डिडक्शन अलग-अलग हम हर हेड के साथ कवर करेंगे। लेकिन जो अभी लफ्ज इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंस, ये पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 4 है।
अब जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में मुझसे टैक्स पढ़ा था उन्होंने 5 डिडक्टेबल अलाउंस पढ़े थे, लेकिन एक डिडक्टेबल अलाउंस फाइनेंस एक्ट 2022 में डिलीट हो चुका। आज की तारीख में पूरे ऑर्डिनेंस में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। नंबर 1 ज़कात, नंबर 2 वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर 3 वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड नंबर 4 एजुकेशनल एक्सपेंस। अब ये 4 अलग अलग सेक्शंस हैं कि ज़कात कौन कौन सी कंडीशंस में आपको टोटल इनकम से माइनस करने की इजाजत है। WWF, WBBF किसको कहते हैं, वर्कर वेलफेयर फंड, और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड किस बला का नाम है, और इसी तरीके से एजुकेशनल एक्सपेंस। तो ये 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो कि आप अपनी टोटल इनकम से माइनस कर रहे होंगे। क्या मुझे फर्क समझ आ रहा है अलाउबल डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस का? हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त जिन एक्सपेंसेस को मैं माइनस करूंगा उससे हमने नाम दिया है अलाउबल डिडक्शन, और टोटल इनकम से जो चीज मैं माइनस कर रहा हूं उससे हमने नाम दिया है डिडक्टेबल अलाउंसेस का। एक लास्ट डिफरेंस बताता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास ऑफ करते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऐसा हो सकता है कि मैंने पूरे साल सेल की 8 मिलियन की, और इस 8 मिलियन की सेल्स को करने के लिए मैंने एक्सपेंसेस कर दिए 10 मिलियन के। भाई बिजनेस में ऐसा होता है ना, बिजनेस में क्या किसी भी वेंचर में ऐसा होता है कि आपने इनकम कम कमाई हो, एक्सपेंस ज्यादा कर दिया हो। तो अगर इनकम कैलकुलेट करते वक्त अलाउबल डिडक्शन अमाउंट चार्जेबल से बढ़ जाए, अगर इनकम कैलकुलेट करते वक्त अलाउबल डिडक्शन अमाउंट चार्जेबल से बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि उस हेड में मेरे पास लॉस आ जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टैक्सेबल इनकम। अब मेरे पास टोटल इनकम है लेट्स से 10 मिलियन, और मैंने पूरे साल में ज़कात पे कर दी 13 मिलियन की। तो अब डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करके मैक्सिमम 0 कर सकते हैं, नेगेटिव लॉस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। 3 डिफरेंसेस मुझे कवर करवाने हैं डिडक्टेबल अलाउंस और अलाउबल डिडक्शन के। पहला डिफरेंस, हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त जिन एक्सपेंसेस को माइनस करोगे वो कहलाया जाएगा अलाउबल डिडक्शन। टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो चीज माइनस करोगे उसे नाम दोगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। दूसरा डिफरेंस, हर हेड के अलाउबल डिडक्शंस अलग हैं, सैलरी के अलग, कैपिटल गेन के अलग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलग, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलग। लेकिन पूरे ऑर्डिनेंस में डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ 4 है। कौन कौन से? नंबर 1 ज़कात, नंबर 2 वर्कर वेलफेयर फंड WWF, नंबर 3 वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड दैट इज WPPF, एंड नंबर 4 एजुकेशन एक्सपेंस। और तीसरा डिफरेंस, अगर किसी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त उस हेड की अलाउबल डिडक्शंस उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस हेड में लॉस आ गया। इस लॉस के ऊपर पूरा एक अलग चैप्टर है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के नाम से, कि लॉस का क्या करेंगे। इस लॉस का पूरा एक अलग चैप्टर के लॉसेस का क्या होगा। तो अगर किसी हेड में अलाउबल डिडक्शन अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आ जाए तो हम कहेंगे उस हेड में हमें लॉस सफर हो रहा है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम और हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम से ज्यादा पे कर दिए हैं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं होगी, वो मैक्सिमम 0 तक आकर रुक जाएगी। क्या चीज सर, ये बैलेंस कैसे होगा? आपने 10 मिलियन की टोटल इनकम दिखाई, 13 मिलियन आपने ज़कात दे दी, टैक्सेबल इनकम आ गई 0। टैक्सेबल इनकम 0 आ गई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी फिर 0 बन गई। आपको कुछ बैलेंस करना ही नहीं, आप बैलेंस शीट बना भी नहीं रहे। यहाँ पे हम पीएनएल बना रहे हैं, हम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम पीएनएल बना रहे हैं। तो यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट साइड आपकी रिकंसाइल करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो सर दोबारा से ये तीनों डिफरेंस अगर हम रीड करें, तो पहला डिफरेंस हमने लिखा अलाउबल डिडक्शंस में रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस में लिखा हमने रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। अलाउबल डिडक्शन में हमने दूसरा डिफरेंस लिखा है कैन क्रिएट लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम, कि अलाउबल डिडक्शन की वजह से आपके हेड में लॉस आ सकता है। और वो कब आएगा? जब किसी हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस हमने क्या लिखा है, कैन नॉट क्रिएट लॉस, इसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। ये टोटल इनकम को जीरो कर देगा लेकिन नेगेटिव नहीं कर सकता है। और तीसरा कि हर हेड की अलाउबल डिडक्शन में अलहदा कवर करवाऊंगा, जबकि डिडक्टेबल अलाउंस पूरे ऑर्डिनेंस में टोटल आज की तारीख में 4 है, ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। जो लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक और डिडक्टेबल अलाउंस का नाम भी सुना होगा, प्रॉफिट ऑन डेट ऑन हाउसिंग लोन, लेकिन आज की तारीख में वो डिडक्टेबल अलाउंस लॉ में डिलीट हो चुका है। सर वापस से आ जाए कंप्यूटेशन वाले एरिया पे, अभी हैंडआउट बंद का कर रहे हैं। सबसे पहले 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स की इनकम में आपने ऐड किया एग्जाम्ड इनकम, तो आपके पास बना टोटल इनकम। टोटल इनकम से 3 चीजें माइनस की, नंबर 1 एग्जाम्ड इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एंड नंबर 3 डिडक्टेबल अलाउंस। तो आपके पास आएगा टैक्सेबल इनकम। यानी ये फाइनली वो इनकम आ गई जिसपे टैक्स लगना है। ये फाइनली हम उस इनकम तक पहुंच गए जिसपे हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर रहे होंगे। अब ये तो मैंने पहली क्लास में एक पेज में तुम्हें टैक्सेबल इनकम तक पहुंचा दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। सैलरी पे अलग टाइम लगेगा, कैपिटल गेन पे अलग टाइम लगेगा, 5 हेड्स के ऊपर 5-5, 10-10 क्लासेस होंगी। उसके बाद एग्जेम्पशंस को अलग कवर करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस को कवर करेंगे, तो अगले शायद 1.5 महीने तक हम टैक्सेबल इनकम तक पहुंच पाएंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के फॉर्मेट को कंप्लीट भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर जिसमें हमने टैक्स ईयर, टैक्स पर्सन, इनकम और टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। आज की क्लास को हम जल्दी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मोस्ट लाइकली शायद कल ही है, जुम्मे के बाद। तो आज की क्लास को हम इधर रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्लास हमारी ऑफिशियली ऑफ हो गई है, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है, ऑनलाइन फिजिकल दोनों।